तो चलिए आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाई सरो सर में। आज हम लोग बिहार स्पेशल का पार्ट 4 करने वाले हैं। बिहार स्पेशल आपको मालूम है कि अभी सामने बिहार पुलिस का एग्जाम है, बिहार दरोगा का एग्जाम है, बिहार एसएससी का एग्जाम है, या बिहार के कोई भी अन्य एग्जाम का तैयारी आप कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल से 8-10 प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है। तो अभी वही बिहार स्पेशल का हम लोग सीरीज लेके चल रहे थे। तो हम लोग मतलब इससे पहले 3 गो वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें 100 प्रश्न हम कवर कर चुके हैं बिहार स्पेशल में। कौन सा बुक से चला रहे हैं? तो ये वाला बुक चल रहा है, बिहार ऑल एग्जाम। इसमें बिहार स्पेशल में 100 सवाल तक ऑलरेडी करवा दिया गया है। तो जो बच्चे अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप जाइए और उस वीडियो इसी चैनल के प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो सारा वीडियो का लिस्ट आ जाएगा। उसमें देख लेंगे बिहार स्पेशल लिखा होगा, तो बिहार स्पेशल लिखा होगा, फिर बिहार स्पेशल पार्ट 2 लिखा होगा, फिर बिहार स्पेशल पार्ट 3 लिखा होगा, और आज हम बना रहे हैं पार्ट 4 वीडियो। और आज हम लोग पूरे के पूरे 100 प्रश्न करने वाले हैं, यानी कि 100 सवाल तक हम करवा चुके हैं। और आज का जो सेशन है हम लोगों का थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आज हम पूरे 100 सवाल कंप्लीट करेंगे। यानी आई हम 100 से लेकर और 200 तक कंप्लीट करेंगे। 100 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है और आज 100 से आगे होगा। और कितना तक होगा? 200 तक होगा। और आप आपको बता दें कि इसमें बिहार स्पेशल में क्वेश्चन कितना है टोटल। तो आपको टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बता देते हैं कि टोटल प्रश्न कितना दिया हुआ है। तो इसमें जो टोटल प्रश्न है वो 238 सवाल है। लेकिन ये मेरा पुराना वाला बुक है, ये 6300 प्लस है, लेकिन अब जो नया बुक आया है वो 6600 है। तो उसमें हो सकता है कि 250 के आसपास होगा प्रश्न। तो 250 में आज 200 तक कंप्लीट करा देंगे और एक और वीडियो लेके आएंगे और बिहार स्पेशल खत्म हो जाएगा। बिहार स्पेशल हम लोग समाप्त कर लेंगे और फिर बिहार स्पेशल का हम लोग एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर लेंगे जिससे कि रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो बच्चे अभी तक ये 100 सवाल नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, नहीं तो फिर आपको पूरा संपूर्ण बिहार स्पेशल का तैयारी नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बिहार स्पेशल का एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत ना हो तो आप पीछे का 3 गो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो में लिखा होगा बिहार स्पेशल, तो आपको खोजने में कोई समस्या नहीं आएगा। इसी YouTube चैनल का जो हमारा चैनल पे जाइएगा और उसके प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा, आपका सारा वीडियो आएगा और उसमें बिहार स्पेशल खोज के आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी की क्लास को शुरू करते हैं और आते हम लोग 101 नंबर प्रश्न में, क्योंकि 100 तक कवर हो चुका है। आज हम लोगों का 101 नंबर सवाल होगा। तो चलिए 101 नंबर सवाल क्या कहता है, तो ध्यान से सुनिएगा। 101 नंबर सवाल कहता है कि बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान, आपको मालूम है कि पूसा कृषि संस्थान यानी कि पूरे बिहार में कृषि का एक कॉलेज है जो फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, पूरे एशिया लेवल पे फेमस है। बिहार का एक एग्रीकल्चर कॉलेज है, कृषि कॉलेज है जो पूरे एशिया लेवल पे फेमस है। उसका नाम है पूसा एग्रीकल्चर। समस्तीपुर जानते हैं ना, तो समस्तीपुर जाइएगा तो वह उसी रोड में पूसा रोड पड़ता है और पूसा में ही एक कॉलेज है जिसका नाम है पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज। तो यही सवाल पूछा है कि बिहार का प्रसिद्ध जो पूसा कृषि संस्थान है किस देश के कृषि वैज्ञानिक के नाम से बनाया गया है। तो वो अमेरिका का एक वैज्ञानिक था, उसी के नाम पर पूसा का एग्रीकल्चर कॉलेज का नाम है। किसका? पूसा के एग्रीकल्चर कॉलेज। तो लिखिएगा किस देश का, तो अमेरिका देश के एक वैज्ञानिक थे, अमेरिका देश का एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर पूसा कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, और ये पड़ेगा पूसा कहां पे पड़ेगा, तो आप कहेंगे समस्तीपुर में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? समस्तीपुर में। तो आपको याद रहना चाहिए पूसा कृषि विश्वविद्यालय कहां पड़ेगा, तो समस्तीपुर में पड़ेगा। और ये अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर ये पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज रखा गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 101 नंबर सवाल का आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आइए 102 नंबर में। 102 नंबर में बोला है कि बिहार के किस जिला में आदिवासी की संख्या सबसे ज्यादा है। आदिवासी तो समझते होंगे, आदिवासी बोलते जनजाति को बोलते हैं।
आपको मालूम है कि बिहार में जनजाति, जनजाति कहे तो आदिवासी, आदिवासी हम उसको कहते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में रहता हो, जो घूम घूम कर जिंदगी जीता हो, घुमक्कर जिंदगी जीता हो, उसे आदिवासी बोलते हैं, जनजाति बोलते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहता हो। तो पूरे के पूरे बिहार में जो आदिवासी है ना, वो बांका जिला में सबसे ज्यादा है। कहाँ है? बांका जिला में। आप नाम सुने होंगे बांका जिला। बिहार में कुल मिला के 38 गो जिला है, तो उसी 38 में एक जिला है बांका, और यही बांका जिला में सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा आदिवासी कहाँ रहता है? तो आप कहेंगे बिहार में रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बिहार में 38 गो जिला है। आप बोलेंगे 38 गो जिला में पूछेगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन है पूरे बिहार में? पूरे बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो आप कहेंगे पटना है। क्या है? पटना जिला में पूरे बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। कारण क्या है? कि पटना हम लोगों का राजधानी है। तो भाई राजधानी है तो जनसंख्या ज्यादा रहेगा ना, राजधानी है तो रहेगा ही जनसंख्या ज्यादा। तो अगर कोई बोलेगा कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो आप कहेंगे पटना में है। कहेगा सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सबसे कम जनसंख्या कहाँ है पूरे बिहार में? हम बिहार की बात कर रहे हैं, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिहार की बात कर रहे हैं। तो बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना में है। तो फिर आएगा कि सर बिहार में सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? तो आप कहेंगे शेखपुरा में है। कहाँ है? शेखपुरा में। तो शेखपुरा जिला में पूरे बिहार में सबसे कम जनसंख्या रहता है। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर क्षेत्रफल में पूरे बिहार में नंबर 1 राज्य कौन है? क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में अधिक वाला राज्य कौन है? क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किस जिला का है? बिहार में कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो आप कहेंगे पश्चिमी चंपारण। कौन चंपारण? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण का जो क्षेत्रफल है वो सबसे बड़ा है। पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। और पूरे बिहार में सबसे कम क्षेत्रफल किनका है? तो सबसे कम क्षेत्रफल शेखपुरा का है। सबसे कम क्षेत्रफल किनका है? शेखपुरा का है। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर पूरे बिहार में सबसे ज्यादा जन घनत्व किसका है? जन घनत्व, घनत्व सबसे ज्यादा किनका है? घनत्व, तो आप कहेंगे शिवहर का है। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? तो शिवहर का है। फिर बोलेंगे सबसे कम घनत्व किनका है? सबसे कम घनत्व किनका है बताइए? सबसे कम घनत्व कैमूर का है। कैमूर का सबसे कम घनत्व किनका है? कैमूर का है। और कैमूर में ही पूरे बिहार में सबसे ज्यादा सघन वन है। सघन वन मतलब हुआ कि बहुत घना वन। कौन वन? सघन वन। वन मतलब जंगल। वन मतलब क्या होता है? वन मतलब होता है जंगल होता है। तो पूरे बिहार में सबसे घना जंगल का है, एकदम खूब घना हो, तो वो कैमूर में। लेकिन ऐसे बोला जाए कि सबसे ज्यादा जंगल पूरे बिहार में कहा है, सीधे ज्यादा बोलेगा तो बोलिएगा पश्चिमी चंपारण। सबसे ज्यादा वन कहाँ है? सबसे ज्यादा वन है पश्चिमी चंपारण में। लेकिन सघन वन कहेगा, घना वन कहेगा तो मारिएगा कैमूर में। अगर सघन नहीं बोलेगा, घना नहीं बोलेगा, सीधे बोलेगा कि बिहार में सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है, सबसे ज्यादा वन कहाँ है, तो आप कहिएगा पश्चिमी चंपारण में है। लेकिन कहेगा सबसे ज्यादा सघन वन कहाँ है, घना जंगल कहाँ है, तो कैमूर में है। और आपको मालूम है कि पूरे बिहार में इक्के गो टाइगर रिजर्व है, इक्के गो वन रिजर्व है, इक्के गो राष्ट्रीय पार्क है। तो राष्ट्रीय पार्क कहे, टाइगर रिजर्व कहे, वन जीव अभ्यारण्य कहे, तो पूरे बिहार में इक्के गो है, वो है वाल्मीकि। कहाँ है? वाल्मीकि। और आपको मालूम है कि वाल्मीकि कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण में ही पड़ता है। और एक चीज और बता दे कि सेकेंड टाइगर रिजर्व, पहला तो ये है, अब बिहार में इक्के गो है ये है, लेकिन दूसरा खुलने जा रहा है, दूसरा बनने जा रहा है। और दूसरा क्या बनने जा रहा है? तो वो कैमूर में बनने जा रहा है सेकेंड टाइगर रिजर्व।
सकेंड वन्य जीव अभ्यारण्य, देखो टाइगर रिजर्व का है, वन्य जीव अभ्यारण्य का है, नेशनल पार्क का है, सब एक ही बात होता है। तो सेकेंड बनने जा रहा है कैमूर में। अब एक वो बिहार में अभी वर्तमान में है कहां पे, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि पश्चिमी चंपारण बेतिया में पड़ता है, और दूसरा बनने जा रहा है कैमूर में। तो एक बार हम रिवीजन करा दे। आपसे कोई पूछे कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो आप कहेंगे पटना। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो आप कहेंगे शेखपुरा। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, तो पश्चिमी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, तो शेखपुरा। फिर बोलेगा सबसे ज्यादा घनत्व किस जिला का है, तो शिवहर का। सबसे कम घनत्व किनका है, तो कैमूर का। कैमूर में सबसे ज्यादा सघन वन है, घना जंगल है। कैमूर में ही सेकेंड टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, सेकेंड नेशनल पार्क बनने जा रहा है, सेकेंड वन्य जीव अभ्यारण्य बनने जा रहा है। अब पहला कहाँ है, तो वाल्मीकि, जो कि पश्चिमी चंपारण बेतिया में। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा आदिवासी कहाँ है, तो बांका जिला में। सबसे ज्यादा आदिवासी कहाँ रहता है, तो बांका जिला में रहता है। तो इतना सारा प्रश्न आपके लिए एग्जाम में बनता है। आपको एक एक प्रश्न को गौर से लिखना है और 2 बार 3 बार रिवीजन करना है, ताकि एक भी प्रश्न बिहार से न छूटे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए। आपको मालूम है कि आज बिहार पुलिस का रिजल्ट निकला है और मेरा 3 स्टूडेंट का आज बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। तो हम आशा करते हैं कि अगला नंबर आपका होना चाहिए। इसीलिए बिहार स्पेशल जो भी वीडियो बना के दे रहे हैं हम आपको, अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप उतार लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं 103 नंबर प्रश्न की तरफ। कितना, 103 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम इसको बता रहे हैं अब आपको। अगर बाई अगर आप नहीं लिख पाए होंगे तो आप वीडियो को रोक के आराम से उतार लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 103 नंबर में। 103 में बोला है कि बिहार राज्य से लोकसभा की कितनी सीट है। मतलब बोल रहा है कि अपना बिहार में लोकसभा का कितना सीट है। आप अपना बिहार में जो लोकसभा है, जिससे सांसद बनता है, उसमें कितना सीट है, तो लोकसभा का 40 सीट है। कहेगा राज्यसभा का कितना सीट है पूरे बिहार में, तो बोलिएगा 16 सीट है। फिर बोलेगा विधान सभा का कितना सीट है, तो आप कहेंगे 243 सीट है। फिर बोलेगा कि विधान परिषद का कितना सीट है, तो आप बोलेंगे 75 सीट है। तो इतना जरूर ध्यान में रखिएगा कि अपना बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, 40। राज्यसभा का सीट कितना है, 16। विधानसभा का सीट कितना है, 243। और विधान परिषद का सीट कितना है, 75 गो सीट है। तो इतना जरूर ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला है 104 नंबर। मंगल पांडे किस राज्य के थे। तो मंगल पांडे का नाम आपको याद आएगा। जब भी मंगल पांडे का नाम याद आएगा तो मंगल पांडे को आपको याद कहाँ आएगा, तो आप कहेंगे सर कि 1857 के क्रांति का जब भी बात आएगा तो मंगल पांडे का नाम जरूर आएगा। और आपको मालूम है कि 1857 की जो क्रांति हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुआ था, 1857 की क्रांति को एक और क्या नाम दिया जाता है, तो इसी को बोला जाता है सिपाही विद्रोह। 1857 के क्रांति को क्या बोलते हैं, सिपाही विद्रोह बोलते हैं। 1857 की क्रांति कहे या फिर सिपाही विद्रोह कहे, दोनों एक ही बात है। और आपको मालूम है कि 1857 की क्रांति के समय, पहले तो बताइए 1857 की क्रांति शुरू कब हुआ, तो आप कहेंगे 10 मई 1857। और कहां से शुरू हुआ था, तो आप कहेंगे मेरठ से शुरू हुआ था। और इसी में नाम आएगा मंगल पांडे का। किनका,
मंगल पांडे का। और आपको मालूम है कि मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था, रेजिमेंट का सिपाही था। और ये ड्यूटी कहां था उनका? तो वेस्ट बंगाल में ड्यूटी था, पश्चिम बंगाल में ड्यूटी था उनका। पश्चिम बंगाल के 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था कौन? मंगल पांडे। इन्होंने क्या किया कि 29 अप्रैल 29 अप्रैल नहीं, 29 अप्रैल नहीं है, 29 मार्च 1857 को दो अंग्रेज अधिकारी को गोली मार देगा। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे दो अंग्रेज अधिकारी को गोली मार देगा। क्यों गोली मार देगा? क्योंकि आपको मालूम है कि 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन कारण था वो चर्बी वाला कारतूस था। क्योंकि 1857 की क्रांति से पहले वहां पे एक बंदूक हुआ करता था जिसका नाम है ब्राउन बेस बंदूक। बंदूक का नाम क्या था? बंदूक का नाम था ब्राउन बेस बंदूक। ठीक है, तो ब्राउन बेस बंदूक पहले सिपाही सबको दिया जाता था, लेकिन हुआ क्या कि ब्राउन बेस बंदूक को बंद कर दिया और इसके जगह पे एक नया बंदूक ला दिया अंग्रेज, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल आ गया। अब एनफील्ड राइफल की खासियत क्या थी कि एनफील्ड राइफल में जो भी कारतूस लगाया जाता था, जो गोली लगाया जाता था, तो गोली लगाने से पहले दांत से ऐसे खींचना पड़ता था और दांत से खींचने के बाद उस गोली को बंदूक में लगाकर और तब फायर किया जाता था। लेकिन बाद में जब मंगल पांडे को पता लगा कि उस कारतूस में गाय की भी चर्बी है और सुअर का भी चर्बी है और मंगल पांडे हिंदू आदमी था, तो इन्होंने बोला कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा भाई। तो कुछ अंग्रेज अधिकारी मंगल पांडे पर दबाव बनाता है कि आपको गोली चलाना पड़ेगा, आपको मुंह से उस बंदूक को उस गोली को खींचना पड़ेगा। मंगल पांडे ने मना किया कि हम उस गोली को दांत से नहीं खींचेंगे क्योंकि हम हिंदू हैं और उस बंदूक में आप गाय की चर्बी मिलाए हैं तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो हम नहीं खींचेंगे दांत से। लेकिन दो अंग्रेज अधिकारी था जो इनको बहुत परेशान कर रहा था उस बंदूक को दांत से खींचकर बंदूक पे लगाने के लिए। दो अंग्रेज अधिकारी का नाम था, एक का नाम था जनरल बाग, एक का नाम क्या था? जनरल बाग, और एक का नाम था जनरल ह्यूसन। क्या नाम था? ह्यूसन। तो ह्यूसन था, एक हुसन या ह्यूसन लिख सकते हैं, ह्यूसन। तो ह्यूसन बोलते हैं इसको, ह्यूसन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एक जनरल बाग था और एक जनरल ह्यूसन था। ये दो अंग्रेज अधिकारी था, ये दो अंग्रेज अधिकारी था। ये क्या था? ये अंग्रेज अधिकारी था। तो इसको मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को गोली मार दिया, इस दोनों को, और वहीं पे ढेर कर दिया इस दोनों को। इसी जुर्म में, इसी दोनों लोगों के मृत्यु के जुर्म में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा मिलेगा। तो कोई पूछेगा कि मंगल पांडे जी को फांसी कब मिला, तो आप कहेंगे 8 अप्रैल 1857 को। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मंगल पांडे किन दो अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दिया, तो आप कहेंगे जनरल बाग, एक का नाम है जनरल ह्यूसन। जनरल ह्यूसन कब गोली मारा? तो 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को गोली मार दिया और उसके 9 से 10 दिन के बाद 8 अप्रैल को इनको फांसी मिलेगा। और मंगल पांडे प्रॉपर कहां का रहने वाले थे? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के। तो मंगल पांडे कहां का रहने वाले थे? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिला, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के ये रहने वाले थे मंगल पांडे।
लेकिन परीक्षा में पूछेगा कि मंगल पांडे कहां का सिपाही था, तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल का सिपाही था। ये कौन सा रेजिमेंट? 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था। तो मंगल पांडे के बारे में इतना जरूर ध्यान में रखना होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका मंगल पांडे किस राज्य के थे? तो उत्तर प्रदेश के थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नोट कर लीजिए, 1857 की क्रांति से रिलेटेड इतना जरूर रखिएगा। और कोई पूछेगा कि 1857 के क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो आप बोलेंगे चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस उसका क्या था? तत्कालीन कारण था। और फिर पूछेगा कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर हुआ करता था वहां का। ठीक है। और फिर पूछेगा कि 1857 के क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल है। प्रतीक चिन्ह क्या है बताइए? तो प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आप कहेंगे रोटी और कमल। तो रोटी और कमल था। रोटी और कमल, तो रोटी और कमल वहां का प्रतीक चिन्ह हुआ करता था। फिर 1857 की क्रांति से यह पूछा जाता है कि कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो नाना साहेब। बलिया से, सॉरी, ये बिहार से जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, सैन्य नेतृत्व बख्त खां कर रहे थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, असम से दीवान मणिराम दत्त कर रहे थे। तो इतना सारा ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो सिखों के कौन गुरु था जिनका जन्म पटना में हुआ था? तो वो सिखों के 10वें गुरु था जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह थे जिनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। तो सिखों के, पहले बताइए सिख धर्म में कै गो गुरु बने? सिख धर्म में टोटल कै गो गुरु बने? तो आप कहेंगे सर कि 10 गो गुरु बना। कहेगा सर पहला गुरु कौन था? तो आप कहेंगे गुरु नानक देव। कौन है? गुरु नानक। कहेगा दूसरा कौन था? तो गुरु अंगद था। कौन था? गुरु अंगद। तीसरा कौन था? तो तीसरा था कौन? अमरदास। कौन था? अमरदास। चौथा कौन था? तो रामदास। चौथा कौन था? रामदास। पांचवा कौन था? तो अर्जुन देव। पांचवा अर्जुन देव। छठा हर गोविंद। छठा कौन था? हर गोविंद। सातवां कौन था? हर राय। कौन था? हर राय। आठवां कौन था? हर किशन। हर किशन। नौवां कौन था? तेग बहादुर। कौन था? तेग बहादुर। और 10वां कौन था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई सिख धर्म का अगला गुरु नहीं बने। 10 को गुरु है और इसका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। तो सिखों के 10 गुरु का नाम आपके सामने है, आप इसको याद कर लीजिएगा। सिखों के 10 गुरु है और 10 गुरु का नाम आपके सामने है। पहला गुरु गुरु नानक देव, जो सिख धर्म का संस्थापक है। सिख धर्म को लाने वाले गुरु नानक देव थे। दूसरा गुरु अंगद देव था। गुरु अंगद देव। तीसरा गुरु अमरदास। चौथा गुरु रामदास। पांचवा गुरु अर्जुन देव। छठा गुरु हरगोविंद। सातवां गुरु हर राय। आठवां गुरु हर किशन। हर किशन। नौवां गुरु तेग बहादुर और 10वां गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के 10 गुरु थे और 10 गुरु का नाम आपके सामने है। इसको नोट कर लीजिए। आते हैं 106 नंबर में। 106 नंबर बोला है कि बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन है? तो बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु पटना वाला है।
बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा पुल कौन है? तो कहिएगा पटना के गांधी सेतु पुल। पटना के गांधी सेतु पुल। लेकिन अब गांधी सेतु जो पुल था, ये जो गांधी सेतु जो पटना वाला जो पुल था, पटना वाला, ये पूरे एशिया का सबसे लंबा सड़क पुल था। पूरे एशिया का लंबा सड़क पुल था। ये क्या था? सड़क पुल था। लेकिन अब गांधी सेतु पटना का नाम चेंज हो गया है। अब गांधी सेतु पटना अब आज के टाइम में सबसे लंबी सड़क पुल नहीं है। तो कहिएगा सर एशिया का अब कौन बना है सबसे लंबा सड़क पुल? तो उसका नाम है ढोला सादिया पुल। ढोला सादिया पुल। और ढोला सादिया पुल का ही एक और नाम है भूपेन हजारिका पुल। एक और नाम क्या है? भूपेन हजारिका पुल। तो ढोला सादिया पुल का एक और नाम क्या है? भूपेन हजारिका पुल। ये असम में पड़ता है। कहां पड़ेगा? असम में। कौन नदी पर? तो ये नदी है लोहित नदी। कौन नदी है बताइए तो? लोहित नदी। और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो कोई पूछे कि असम कौन नदी के किनारे पड़ेगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पड़ेगा। और ब्रह्मपुत्र का एक सहायक नदी है लोहित नदी। इसी नदी पर ढोला सादिया पुल बनाया गया है, जिसका नाम भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया है। तो भूपेन हजारिका कहे या ढोला सादिया कहे, दोनों एक ही नाम है, याद रखिएगा। जो कि एशिया का सबसे लंबा सड़क पुल है, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ये पटना वाला का था 5.5 किलोमीटर था। तो इसीलिए अब इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है और एक नया रिकॉर्ड बना लिया गया है, और उसका नाम है ढोला सादिया पुल, भूपेन हजारिका पुल। तो कोई पूछे कि आज के टाइम में पूरे भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन है? तो आप बोलेंगे भूपेन हजारिका पुल, यानी ढोला सादिया पुल। दोनों में से कोई भी नाम दिखाई देगा तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगला 107 नंबर, कि बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुआ? तो बिहार में जो जमींदारी प्रथा, पहले इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट जल्दी से कर लीजिए आप, इतना जल्दी से आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो थोड़ा इसको फटाक से, जब तक पानी पी ले। चलिए नोट हो गया होगा, तो अब मिटाते हैं इसको। सवाल अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न ये बोल रहा है 107 नंबर, कि बिहार में जमींदारी प्रथा, जमींदारी समझते हैं ना, बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुआ था? तो बिहार में जमींदारी प्रथा 1956 में समाप्त हुआ था। कब? 1956 में। जमींदारी प्रथा मतलब जमींदार लोगों की जो प्रथा था, वो अपना अधिकार जमाता था, वो प्रथा समाप्त हो गया, 1956 में समाप्त हो गया। आइए 108 में, बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है भाई। हम लोग सबसे ज्यादा कृषि पर डिपेंड है, कृषि की खेती करते हैं, खेती करके अपना गुजर बसर करते हैं। तो बिहार के अधिकतर लोग कृषि पे डिपेंड है, तो उसका आंसर हो जाएगा कृषि। 109 नंबर, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप सबसे ज्यादा है? तो आपको मालूम है कि बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आता है? तो उत्तरी बिहार में आता है। जैसे मान लीजिए कि ये अपना क्या है, बिहार है, तो ये उत्तर है, ये क्या है, उत्तर है। तो उत्तरी जो बिहार है, उत्तरी जो बिहार है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या आता है?
बाढ़ आता है, क्योंकि कोसी नदी का पानी आता है और हर साल बिहार को डुबा देता है। और दक्षिणी जो बिहार है ये सूखा से परेशान है, यहाँ पे सुखाड़ रहता है, यहाँ पानी नहीं है। और उत्तरी बिहार बाढ़े से तबाह है, यहाँ पानी है। तो दोनों तबाहे है, उत्तरी बिहार पानी से तबाह है और दक्षिणी बिहार सूखा से परेशान है, यहाँ पानी नहीं है और यहाँ पानी बहुत है। तो उत्तरी बिहार पानी से तबाह है और दक्षिणी बिहार सूखा से प्रभाव है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और उत्तरी बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहता है, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहता है? उत्तरी बिहार में। चूंकि कारण है ना, उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है तो खेती ज्यादा होता है, तो खेती जहां ज्यादा होगा वही ना आदमी ज्यादा रहेगा। तो कोई कभी परीक्षा में पूछ दे कि बिहार का अधिकतर लोग किधर रहता है, तो कहिएगा उत्तरी बिहार में रहता है, दक्षिणी बिहार में कम लोग रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तब बिहार 109 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा कि बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक रहता है? तो उत्तरी बिहार में। और दक्षिणी बिहार में सूखा से परेशान है, ये सुखाड़ रहता है। 110 नंबर सवाल में सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू किया है। तो मध्याह्न भोजन योजना समझते हैं ना, खिचड़ी, वही जो स्कूल में आपको टिफिन में खिचड़ी देता है उसी को बोलते हैं मध्याह्न भोजन। कौन भोजन? मध्याह्न भोजन कहते हैं इसको, मध्याह्न भोजन। लेकिन आज के टाइम में मध्याह्न भोजन का नाम चेंज हो गया है, इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम क्या गया है? बदल दिया गया है। अब इसका नाम हो गया है पीएम पोषण योजना। कौन? पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण हो गया है। पहले मध्याह्न भोजन था, अब इसका नाम हो गया है पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण। ठीक है, तो कोई बोलेगा कि मध्याह्न भोजन की शुरुआत कब हुआ था? तो आप कहेंगे 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन की शुरुआत पूरे भारत में, बिहार में कब हुआ था? तो भारत में ना, पूरे भारत में चलता है ये वाला मध्याह्न भोजन। पूरे भारत में कब शुरू किया गया? तो 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया। और जब पहली बार शुरू किया गया था तो केवल प्राथमिक विद्यालय में शुरू किया गया था, यानी 1 से लेकर 5वां तक प्राथमिक विद्यालय में। किसमें? प्राथमिक विद्यालय में। प्राथमिक विद्यालय कहे तो 1 से 5 क्लास तक, यानी 1 to 5। लेकिन आज के टाइम में माध्यमिक में भी खिचड़ी चलता है, माध्यमिक में भी क्या चलता है? खिचड़ी चलता है, यानी 1 से लेकर 8 क्लास तक। लेकिन 9th 10th जो हाई स्कूल होता है, तो हाई स्कूल में खिचड़ी का व्यवस्था नहीं किया गया है, तो केवल प्राथमिक में किया गया है और माध्यमिक में किया गया है। लेकिन जब स्टार्ट हुआ था तो केवल प्राथमिक में शुरू हुआ था। तो वही सवाल पूछ रहा आपसे 110 नंबर कि सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू किया है प्राथमिक विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय में, उच्च विद्यालय में, इन तीनों में। तो दोनों तो ऑप्शन है नहीं, प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय दोनों में चलता है, लेकिन ऑप्शन तो मेरे पास है नहीं। तो आप, मेरा मजबूरी है कि प्राथमिक विद्यालय के साथ जाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि शुरुआती प्राथमिक विद्यालय से हुआ था और ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्राथमिक विद्यालय सही हो जाएगा। लेकिन अगर इस ऑप्शन में रहता कि प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय दोनों, तो यही आंसर हो जाता। लेकिन ऑप्शन तीनों दिया हुआ है कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च विद्यालय मतलब हाई स्कूल। तो हाई स्कूल में थोड़े खिचड़ी चलता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो मध्याह्न भोजन की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुआ था और आज के टाइम में इसका नाम पीएम पोषण योजना हो चुका है। तो 111 नंबर सवाल पढ़िए, किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी। अभी ना बोले हैं कि कोसी नदी का पानी आता है और बिहार को डुबा देता है हर साल। तो बिहार को अगर डुबा देगा तो हम लोग दुखी न मनाएंगे, हम लोग शोके न मनाएंगे भाई। हम लोगों का खेत में फसल लगा रहता है, बाढ़ का पानी आता है और पूरे फसल को तहस नहस कर देता है, पूरे फसल को बर्बाद कर देता है। तो फसल बर्बाद होगा तो हम क्या रखेंगे? शोक मनाएंगे। तो इसीलिए कोसी नदी को, ये जो कोसी नदी है
ये जो कोसी नदी है ना, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है। काहे शोक कहते हैं? क्योंकि भाई कोसी नदी का पानी बिहार में आएगा और बिहार में किसान भाइयों का फसल को बर्बाद कर देता है, तो हम लोग शोक मनाते हैं। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और इसी के चपेट में अपना उत्तरी बिहार आ जाता है, और उत्तरी बिहार हर साल बाढ़ से परेशान रहता है, लेकिन दक्षिणी बिहार सूखा से परेशान रहता है। तो ये याद रखिएगा। अगला 112 नंबर, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? आपसे सवाल क्या पूछा है कि न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी, और क्या बोला है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। अधिनियम मतलब एक्ट होता है, एक्ट होता है। तो ये आया था 1948 में। तो याद रखिएगा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जब देश आजाद हुआ उसके अगले साल आ गया न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। क्या होता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का? मतलब कोई काम करे तो उसका फिक्स मजदूरी कर दिया गया था कि इतना कम से कम तो देना पड़ेगा आपको। तो वही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया था 1948 में। 113 नंबर पढ़िए, भूमिहीन कृषक। भूमिहीन कृषक मतलब जिसके पास जमीन न हो, भूमि नहीं हो, वैसा किसान। तो भूमिहीन कृषक मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए भूदान आंदोलन चलाया गया था। आपको मालूम है भूदान आंदोलन चलाया गया था? भूदान आंदोलन चलाया गया था कि नहीं चलाया गया था? भूदान आंदोलन चलाया गया था। आपको मालूम है कि भूदान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन चलाए थे। और आपको विनोबा भावे के बारे में एक और बात याद रखना है कि ये पूरे भारत में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। ये व्यक्तिगत व्यक्तिगत सत्याग्रही सबसे पहले कौन किए थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रही करने वाले यही थे, विनोबा भावे। टोटल व्यक्तिगत सत्याग्रही करने वाले कितने लोग थे? तो 3 लोग थे। व्यक्तिगत सत्याग्रही करने वाले टोटल कितने लोग हैं बताइए? व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले कितने लोग? तो 3 लोग। एक का नाम है विनोबा भावे। एक का नाम क्या है? विनोबा भावे थे, जो पहला था। दूसरा कौन था? तो कहते जवाहरलाल नेहरू। अब तीसरा कौन था? तो तीसरा था ब्रह्मदत्त। तीसरा कौन है? ब्रह्मदत्त है। तो पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। तो तीनों को व्यक्तिगत सत्याग्रही बने हुए हैं। कौन कौन? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त। अब विनोबा भावे ही भूदान आंदोलन किए थे, जमीनों के लिए आंदोलन किए थे, क्योंकि जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होता था और किसी किसान भाइयों के पास रहने तक का घर नहीं था, तो उसके लिए उन्होंने आंदोलन कर दिया, भूदान आंदोलन। अब भूदान आंदोलन 1951 में हुआ था। भूदान आंदोलन कब हुआ था? ये जो भूदान आंदोलन है 1951 में हुआ था और तेलंगाना में हुआ था। कहां पे? तेलंगाना में हुआ था। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 1951 में, 1951 में, 1951 में तेलंगाना में हुआ था। कहां पे? तेलंगाना में हुआ था। लेकिन कोई कहेगा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ? तो 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत कब? 1940 में। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट कौन लाया था? तो गांधी जी लाए थे। लेकिन पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने? विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रही में क्या होता है कि एक लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएगा और वो जब तक बात को मनवा नहीं लेगा तब तक धरना पर बैठा रहेगा, अकेला बैठा रहेगा, बाकी लोगों का सपोर्ट रहेगा, लेकिन आंदोलन करेंगे एक ही व्यक्ति, उसे बोलते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है।
तो आप इसका आंसर मान लीजिए कि भूमि 113 नंबर, भूमिहीन कृषक मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए भूदान आंदोलन कौन चलाया? तो आचार्य विनोबा भावे चलाया, आचार्य विनोबा भावे चलाया। चलिए 114 नंबर, बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था क्या है? तो बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था पटना नगर है। बिहार का सबसे पुराना नगर कौन है? पटना नगर है भाई, उसमें क्या पूछना, पटना नगर है बिहार का सबसे पुराना। बिहार का सबसे पुराना कौन हो जाएगा? तो पटना। बिहार का सबसे पुराना कौन हो जाएगा? तो पटना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बोला है 115 नंबर, 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था? तो 1943 में बंगाल में अकाल पड़ गया था। 1943 में बंगाल में क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था। कब? 1943 में। कहां पर? बंगाल में। क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे बड़ी नदी गंगा है। भारत की भी सबसे बड़ी नदी गंगा और बिहार की भी सबसे बड़ी नदी गंगा। और गंगा के बारे में दो बात लिख लीजिएगा कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? तो आप कहेंगे 2008 में मिला। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? 2008 को। अब बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा की जो लंबाई है, बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर है। 445 445 याद रखिएगा, 445 किलोमीटर है बिहार में गंगा की लंबाई। लेकिन पूरे भारत में गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है और कहीं कहीं 2510 किलोमीटर रहता है। तो 2510 भी सही है और 2525 भी सही है, लेकिन बिहार की बात आएगा तो बिहार में गंगा की लंबाई 445 है। इतना जरूर ध्यान में रखना है। अब कोई पूछेगा कि बिहार में गंगा नदी का निकासी कहां से होता है? माने गंगा नदी निकल कहां से जाएगा? तो कटिहार से। कटिहार से गंगा नदी बिहार छोड़कर बाहर निकल जाती है। कटिहार से गंगा नदी बिहार छोड़कर बाहर निकल जाती है। तो कोई पूछेगा कि गंगा नदी का निकासी कहां से है, यानी गंगा नदी बिहार से बाहर निकल जाएगी तो कटिहार से निकलेगी, याद रखिएगा। उसके बाद गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? 2008 को। लेकिन जो डॉल्फिन होता है, डॉल्फिन, तो डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव का दर्जा कब मिला? डॉल्फिन को, अगर डॉल्फिन की बात करें, डॉल्फिन, तो उसको मिला था 2009 में राष्ट्रीय का दर्जा। राष्ट्रीय, ये जलीय जीव, डॉल्फिन क्या है? जलीय जीव है। तो डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा कब मिला? 2009 में। लेकिन 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। और बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? 445 है। तो ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 117 हो गया है ना? ये बिहार का शोक किसे कहते हैं? 117, तो बिहार का शोक कोसी को कहते हैं। अभी मैं बताया कोसी नदी। 118, पटना में नगर निगम की स्थापना कब हुआ? पटना में नगर निगम की स्थापना कब हुआ? तो पटना में नगर निगम की स्थापना 1952 में हुआ। पटना में जो नगर निगम है, जो पटना नगर निगम है ना, ये जो पटना नगर निगम है, इसकी स्थापना 1952 में हुआ है। और नगर निगम का जो हेड होता है वो कौन होता है? तो वो होता है मेयर। कौन होता है? मेयर होता है। तो कोई भी नगर निगम का जो हेड होता है वो मेयर होता है, मेयर। अब पटना नगर निगम कब बना? 1952 में बना। 1952 में बना। तो आंसर हो जाएगा 1952, ऑप्शन नंबर 4। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुआ?
1952 में। 119 नंबर, बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? आपको मालूम है कि बिहार में 1974 में छात्र का आंदोलन हुआ था। कब? 1974 में। कहां पर? अपना बिहार में। अब बिहार के जो गांधी मैदान है ना, पटना वाला गांधी मैदान जो पटना का है, जो गांधी मैदान जो पटना में है, वो पूरा के पूरा हाउसफुल हो गया था, भर गया था। तो कोई पूछे कि गांधी मैदान पहली बार पूरी तरह से भर गया था, कौन आंदोलन? तो कहिएगा कि 1974 का छात्र आंदोलन था, जिसे बोलते हैं जेपी आंदोलन। जेपी आंदोलन इसलिए बोलते हैं कि वो आंदोलन करने वाले कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ये जो बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था ना, छात्र लोगों का आंदोलन हुआ था। छात्र लोगों का क्या हुआ था? और उस समय जयप्रकाश नारायण भी एक छात्र हुआ करते थे। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश जो नारायण थे वो भी क्या थे? छात्र थे। इसीलिए उन्होंने एक आंदोलन किया जिसे बोलते हैं जेपी आंदोलन। कौन आंदोलन? जेपी आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो जेपी आंदोलन को कौन आंदोलन के नाम से जानते हैं? छात्र आंदोलन के नाम से जानते हैं। और ये जेपी आंदोलन कब हुआ? 1974 में। जब 1974 में भारत पहली बार परमाणु का परीक्षण किया था। 1974 में भारत पहली बार क्या किया था? परमाणु का परीक्षण किया था। परमाणु जो बम बनाए थे ना, उसका हम लोग परीक्षण किए थे 1974 में। उसी समय पटना के गांधी मैदान में जेपी आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन हुआ था। और पहली बार उसी आंदोलन में गांधी मैदान पूरी तरीके से भर गया था। अब दूसरी बार गांधी मैदान कब भरा? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार आए थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब मोदी जी पहली बार बिहार आए थे, तब गांधी मैदान फुल भरा था। तो दो बार गांधी मैदान अभी तक पूरी तरह से भर गया था। एक था जेपी आंदोलन और एक मोदी जी जब आए थे भारत तब। तो इसको याद रखिएगा। तो सवाल पूछा था कि बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तो जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण के बारे में 2-3 बात याद रखिएगा। कहिएगा क्या क्या बात याद रखना है? जयप्रकाश नारायण के बारे में पहला बात तो आपको ये याद रखना है कि जयप्रकाश नारायण ही थे जो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किए थे। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो जब आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो कहिएगा 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। तो 9 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो इसी आंदोलन के समय में जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया था। कौन जेल में? हजारीबाग जेल में। हजारीबाग जेल में बंद कर दिया था। हजारीबाग जेल कहाँ है? तो कहिएगा झारखंड में पड़ेगा। हजारीबाग जेल में किसको बंद कर दिया था? तो कहिएगा जयप्रकाश नारायण को। कब बंद कर दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। उसी समय हजारीबाग जेल को तोड़कर, हजारीबाग जेल में दीवार को तोड़कर और जयप्रकाश नारायण नेपाल भाग गए थे। इसका हजारीबाग जेल के दीवार को तोड़कर, दीवार को तोड़कर और दिवाली के रात था। कौन रात था? दिवाली का रात था। दीपावली का दिन था जब जयप्रकाश नारायण सब लोग जितने भी कैदी थे ना जेल में, हजारीबाग जेल में जितने भी कैदी थे सब छिपा बजा रहा था। जो थाली था ना वो बजा रहा था। तो अंग्रेजों को लगा क्या कि फटाका छोड़ रहा है, लेकिन उस समय जयप्रकाश नारायण दीवार को तोड़ रहे थे। और दीवार को तोड़कर और वो भाग गए। कहां भाग गए? तो नेपाल भाग गए थे। कहां? नेपाल। और नेपाल में कहां भाग गए? तो नेपाल में वो जंगल है जिसका नाम है रास बिलास जंगल। नेपाल का एक जंगल का है रास बिलास जंगल।
तो रास बिलास जंगल में भाग गए और वहीं पर एक पार्टी बनाएगा। अब पार्टी का नाम है आजाद दस्ता पार्टी। आजाद दस्ता, आजाद दस्ता पार्टी बनाया। तो इतना जरूर याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के बारे में। पहला पॉइंट क्या कि जयप्रकाश नारायण ही थे जो संपूर्ण क्रांति लाए थे। कौन लाए थे? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन? तो जयप्रकाश नारायण, जेपी, इसी को बोलते हैं जेपी, जयप्रकाश नारायण बोलते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल में बंद कर दिया था। तो उस समय वो दीवार को तोड़कर नेपाल भाग गए और नेपाल के एक जंगल में भाग गए और जंगल का नाम था रास बिलास जंगल। अब वहीं पर एक पार्टी बनाएंगे जिसका नाम है आजाद दस्ता पार्टी। कौन पार्टी? आजाद दस्ता पार्टी। और जयप्रकाश नारायण जब छात्र हुआ करते थे तो उन्होंने छात्र आंदोलन किए थे जिसे जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, और वो 1974 में हुआ था। और उसी समय पटना के गांधी मैदान पूरी तरह से पहली बार भर गया था। उसके बाद कोई पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम क्या है? तो आपका नाम, पत्नी का जो नाम है वो प्रभावती देवी, प्रभावती देवी है। जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम प्रभावती देवी, प्रभावती देवी। कहेगा सर प्रभावती देवी का नाम क्यों याद रखे हम? यही प्रभावती देवी है जो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में प्रभावती देवी भी कूदी हुई थी और भारत छोड़ो आंदोलन में अपना पूरा के पूरा योगदान दी थी। तो इसीलिए प्रभावती देवी का नाम आपको याद रखना है। उषा मेहता, प्रभावती देवी, राम मनोहर लोहिया, ये सब भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तब प्रभावती देवी जी का नाम जरूर याद रखना है जो जयप्रकाश नारायण की पत्नी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न 120 नंबर कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो सिंपल बात है भाई, पटना का रहेगा सबसे ज्यादा। राजधानी है पटना, वहां पे प्रति व्यक्ति आय यानी हर प्रति व्यक्ति का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति। तो हर व्यक्ति का जो इनकम है पूरे बिहार में सबसे ज्यादा किनका है? तो पटना के लोगों का है। तो पटना के लोग का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में कौन बेरोजगारी पाया जाता है? चक्रीय, औद्योगिक, अदृश्य और मौसमी। तो भाई बताइए भाई, गांव में बिहार के जितने भी गांव हैं, बिहार के जितने भी गांव है यानी ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे दो बेरोजगारी पाया जाता है। एक होता है अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी को बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। और इसी को हम लोग बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी, इसी को बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। या तो अदृश्य बेरोजगारी कहो, या छिपी हुई बेरोजगारी कहो, या मौसमी बेरोजगारी कहो। ये तीनों के तीनों बेरोजगारी एक ही बेरोजगारी है जो ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है, गांव में देहात इलाका में पाया जाता है। क्यों? ये कहिएगा अदृश्य बेरोजगारी क्या है? ये अदृश्य बेरोजगारी का मतलब होता है कि जो खेती करने जाते हैं, तब मान लीजिए कि एक वो खेत है, अब परिवार में अगर 5 गो लोग हैं तो पांचों के पांचों लगा ले एक वो खेत में, जो कि एक लोग भी लगते तैयो खेती हो सकता था, लेकिन आप पांचों के पांचों लोग लगे हुए हैं। तो आप बताइए जब एक लोग से काम हो सकता था, आप 5 के 5 लोग लगे हुए हैं, तो 4 गो आदमी तो फालतू में लगे हुए हैं आप। तो अदृश्य बेरोजगारी क्या है कि आपको लग रहा है कि हम पांचों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी का ही काम रोजगार मिला हुआ है, 4 गो लोग तो आप बेमतलब के लगे हुए हैं आप।
अदृश्य है, जो दिख नहीं रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि हम 5 लोग मिले हैं तो बढ़िया खेती होगा, बहुत ज्यादा खेती होगा। अरे एक आदमी से भी खेती हो सकता था, लेकिन अब 5 के 5 व्यक्ति लगे हुए हैं, तो वो अदृश्य है, जो दिख नहीं रहा है। लेकिन आप 4 वो लोग बेरोजगार हैं। मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ, उसी को बोलते हैं। मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या है, मान लो कि अभी गेहूं का फसल लगा दिए, अब गेहूं तैयार होगा तब तक आप बैठे हुए ना बेरोजगार तरह से। मान लो कि मकई रोप दिए, धान रोप दिए, तो धान रोपे वही दिन धान नहीं ना हो जाएगा, 2-4-5 महीना लगेगा ना होने में। तो 2-4-5 महीना बैठे रहते चुपचाप, तो वो मौसमी बेरोजगारी है। यानी एक बार रोपिए और फिर आप इंतजार कीजिए, फिर एक बार रोप दीजिए, फिर इंतजार कीजिए, तो उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और छिपी हुई बेरोजगारी मतलब वही हो गया कि 5 लोग काम कर रहे हैं और 4 गो लोग छिपल है, 4 गो लोग बेमतलब का छिपा हुआ है। आपको लग रहा है कि हम 5 लोग रोजगार में हैं, लेकिन 5 लोग रोजगार में आप नहीं है। एक लोग से भी हो सकता था खेती, और 4 लोग और भी कोई काम कर सकते थे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का बेरोजगारी पाया जाता है। लेकिन शहरी क्षेत्र में कौन बेरोजगारी पाया जाएगा, अगर शहर के क्षेत्र में अगर बात करिएगा तो हमें पाया जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। कौन बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। पढ़ल लिखल तो है, शिक्षित बेरोजगारी। तो ग्रामीण क्षेत्र में ये वाला, शहर क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जितनी योग्यता है उस योग्यता के बल पे हमें 50,000 का जॉब लग सकता था, लेकिन हम 10,000 के भी नौकरी पर हम अपना काम कर रहे हैं। हमारे पास योग्यता 50,000 का है कमाने का, लेकिन बेरोजगारी की वजह से हम 10,000 में भी नौकरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि शिक्षित तो है लेकिन बेरोजगार है, मेरे पास नॉलेज है लेकिन बेरोजगार है, तो उसको बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। तो शहरी क्षेत्र में यही वाला बेरोजगारी पाया जाता है, और ग्रामीण क्षेत्र में अदृश्य कहो, छिपी हुई कहो या मौसमी कहो, इतना बेरोजगारी ध्यान में रखना है। यह इकोनॉमिक्स का टर्म है, ज्योग्राफी में दे दिया है, चलिए समझा दिए, कोई बात नहीं है। तो 121 नंबर का आंसर 3 नंबर हो जाएगा। 122 नंबर में आइए, बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई। तो बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई, सिंचाई मतलब खेती। आप पानी नहीं पटाते हैं ना खेत में, जो खेत में जो पानी पटाते हैं, तो बिहार में सबसे ज्यादा किस चीज से पानी पटाते हैं आप बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है तालाब। तो बिहार में तालाब है क्या, बिहार में तालाब बहुत कम है, तो हम लोग तालाब से खेती थोड़े करते हैं, तो तालाब नहीं होगा। नहर, बिहार में नहर है, एक को नहर वर्ण है, बहुत कम है, 1 2 4 नहरें है, तो नहर से खेती हम लोग नहीं करते हैं। नदी, नदी से भी हम लोग खेती नहीं करते हैं। लेकिन कुआं एवं नलकूप, नलकूप समझते हैं, नलकूप वही पंपिंग से, तो कुआं से और नलकूप से करते हैं। तो बिहार में जो सिंचाई होता है वो कुआं या नलकूप से करते हैं। सिंचाई मतलब होता है पानी पटाना। सिंचाई मतलब क्या होता है, सिंचाई का मतलब होता है पानी पटाना, पानी पटाना। तो हम लोग कुआं से या नलकूप से खेती करते हैं, नहर से, नदी से, ये सब तालाब से, ये सब से खेती बिहार में नहीं होता है। अब 122 के बाद आइए 123 में, गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट काम कर रहा है। तो मदर डेयरी सरकारी है, अमूल डेयरी सरकारी है, पटना डेयरी सरकारी है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा 123 में। 24 में आइए, बिहार के कृषक मजदूर है। तो बिहार के जितने भी कृषक है जो खेती करते हैं वो शिक्षित है, शिक्षित तो नहीं है, ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है, कुशल है, नहीं है, अशिक्षित है। बिहार के लोग अशिक्षित है, कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तो बिहार के अधिकतर किसान क्या है, और कम पढ़ा लिखा है, अशिक्षित है। यही कारण है, अशिक्षित के वजह से ही हम लोग अच्छे तरीके से खेती नहीं कर पाते हैं, काम का इतना कर लेते हैं, खा पी के रह जाते हैं, गरीब के गरीबे रह जाते हैं। अगर पढ़े लिखे रहते तो नया नया टेक्नोलॉजी जानते,
नया नया बीज का प्रयोग करते, नया नया खाद का प्रयोग करते, नए तरीके से खेती करते तो ज्यादा खेती होता और जल्दी जल्दी तरक्की करते। तो बिहार के लोग जो अधिकतर है ना वो अशिक्षित है, कम पढ़ा लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अशिक्षित। 125 रहेंगे। निम्न में से कौन सा जिला है जो गन्ना उत्पादन में आगे है? तो गन्ना उत्पादन में पश्चिमी चंपारण है। गन्ना उत्पादन में कौन? पश्चिमी चंपारण। गन्ना उत्पादन में कौन? पश्चिमी चंपारण। चलिए 126। बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी के हिस्से कहे जाते हैं। तो बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी है ना, वो सोमेश्वर की पहाड़ी है। कौन है? सोमेश्वर की पहाड़ी है। 127 नंबर। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो बिहार के किस क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। तो उसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। गिरमिटिया मजदूर समझते हैं? गिरमिटिया मजदूर का मतलब होता है कि आपको हम कह के ले गए कि हम ये काम करवाएंगे, और जब आप चल गए तो आपसे हम दूसरा कोई काम करवा लिए, तो उसको बोलते हैं गिरमिटिया मजदूर। मतलब बुला के ले गए कोई और काम के लिए, काम करवा लिए कोई और, तो उसे बोलते हैं गिरमिटिया मजदूर बोलते हैं। और ये कौन क्षेत्र में था? तो पश्चिमी क्षेत्र में था। किस क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्र में था। तो याद रखिएगा पश्चिमी क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। शाही लीची बिहार में कहा था? शाही लीची मुजफ्फरपुर, जिसको जीआई टैग भी मिला है। 129। बिहार में ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध कौन था? तो बिहार में ठुमरी गायन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो छपरा। बिहार में ठुमरी गायन के लिए कौन? तो छपरा। और छपरा में सबसे ज्यादा भोजपुरी बोला जाता है। भोजपुरी जो भाषा है ना, तो भोजपुरी भाषा सबसे ज्यादा छपरा जिला में बोला जाता है, भोजपुरी। तो ये जो भोजपुरी भाषा है ना, वो छपरा जिला में बोला जाता है। यही छपरा में था जहां नंगा विद्रोह हुआ था। कौन विद्रोह? नंगा विद्रोह। नंगा विद्रोह में क्या हुआ था कि जितने भी भारत के कैदी थे जो अंग्रेज बंद करके रखा हुआ था, तो सब लोग नंगा हो गया। अब बोला हमें देसी कपड़ा दो, हमें भारत का कपड़ा दो, हमें स्वदेशी कपड़ा दो, हम विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम जेली वाला जेल में का कपड़ा नहीं पहनेंगे, और नहीं तो हम नंगा रहेंगे। तो वहां का छपरा के जितने भी कैदी थे सब नंगा विद्रोह कर दिया था। तो पूरे के पूरे बिहार में सबसे ज्यादा भोजपुरी बोला जाता है कहाँ पे? छपरा में बोला जाता है। वहीं पे ठुमरी गायन था, वही छपरा में वही बोला जाता है, ठुमरी गायन। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन, ध्रुपद गायन में कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो ध्रुपद गायन में दरभंगा जिला। ध्रुपद गायन में कौन जिला? ध्रुपद गायन में दरभंगा जिला फेमस है। और दरभंगा में ही मिथिला का मखाना को जीआई टैग मिला है। मिथिला के मखाना को जीआई टैग मिला है। और दरभंगा में दरभंगा में ही आपको मखाना का रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है। मखाना का रिसर्च सेंटर लिखिएगा। मखाना, जो मखाना समझते हैं ना, व्हाइट व्हाइट रहता है, गोल गोल, तो मखाना का खीर भी बनता है, दाल में भी रखाता है। तो मखाना के लिए जो रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है, मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो मखाना बोर्ड की स्थापना दरभंगा में किया जा रहा है। तो इसको भी नोट करिएगा, दरभंगा। और दरभंगा में ही दरभंगा और मधुबनी, दरभंगा प्लस मधुबनी, दरभंगा और मधुबनी उभरे हैं जहां बिहार में सबसे ज्यादा मछली होता है। सबसे ज्यादा मछली कहाँ होगा? मछली दरभंगा और मधुबनी में पाया जाता है। सबसे ज्यादा मछली की खेती, मछली सबसे ज्यादा उधरे पाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो तबला वादक से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां तबला वादक। तबला वादक कौन है भाई? तबला वादक कौन है? तबला वादक, तबला वादक कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां।
बिस्मिल्लाह खां था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न का अवार्ड मिल चुका है। भारत रत्न का अवार्ड मिल चुका है। और 2021 में हमको इसको भी मिला हुआ है, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, तो लता मंगेशकर को भी भारत रत्न का अवार्ड मिला हुआ है। और यही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां था जो 15 अगस्त 1947 था, जब देश आजाद हुआ था और जब तिरंगा पहली बार लहराया गया था, तो यही बनाए थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला? 2001 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां तबला बजाते थे कि शहनाई वादक है? शहनाई वादक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, तबला वादक नहीं है, शहनाई वादक है। शहनाई वादक है, थोड़ा देख लीजिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या है? शहनाई वादक है। और जब 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ था, तो उस समय यही शहनाई बजाए थे। अगला, स्वर्गीय भिखारी ठाकुर का नाम किस विद्या में प्रसिद्ध है? तो वो लोक संगीत करती थी। कौन? लोक संगीत। ये जो स्वर्गीय ठाकुर भिखारी ठाकुर है ना, वो लोक गायन करते थे, लोक गीत गाते थे। इसे भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। लिखिएगा, ये जो भिखारी ठाकुर है ना, भिखारी ठाकुर मर चुके हैं, इसलिए स्वर्गीय लगा हुआ है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं। भोजपुरी का शेक्सपियर, भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं। भोजपुरी का शेक्सपियर किसको कहते हैं? भिखारी ठाकुर को कहते हैं। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, जो कि लोक गायन है, लोक गीत गाते हैं। लोक गायन है, यानी ऑप्शन नंबर 3 नंबर। तो आइए 133 नंबर में। 133 क्या है कि शारदा सिन्हा किस गायन में फेमस है? तो शारदा सिन्हा का नाम जानते हैं, जब छठ पूजा आता है तो सबसे ज्यादा गाना उन्हीं का बजता था, तो वो भी लोक गायन है। शारदा सिन्हा क्या है? लोक गायन है। 134, भोजपुरी गायन के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो छपरा। अब ये ना बोले हैं कि छपरा में सबसे ज्यादा भोजपुरी गाना गाया जाता है, भोजपुरी बोला जाता है छपरा में। 135, बिहार राज्य में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को किस नाम से जानते हैं? तो बिहार में जो भी डॉल्फिन पाया जाता है ना, उसे सूसू के नाम से जानते हैं। बिहार में जो डॉल्फिन है, बिहार में जो गंगा नदी में जो डॉल्फिन है ना, क्या है? डॉल्फिन है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सू बोलते हैं। तो बिहार में गंगा नदी में जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन, उसे हम सूसू कहते हैं। क्या बोलते हैं? सूसू। क्या बोलते हैं? सूसू। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब मिला? राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा 2009 में, और 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। तो डॉल्फिन, बिहार में गंगा नदी में डॉल्फिन को क्या बोलते हैं? सूसू। चलिए अगला, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल वही गंगा, लेकिन अब पूरे भारत में कौन हो गया है? भूपेन हजारिका, ढोला सादिया पुल, लोहित नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, असम। 137, मखाना की खेती के लिए कौन देश अग्रणी है? बिहार। मखाना की खेती के लिए अपना बिहार, मिथिला के मखाना बोर्ड भी बना है मिथिला में, तो याद रखिएगा। जीआई टैग मिला है बिहार को मखाना के लिए। 138, बिहार के किस स्थान से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था? वही चंपारण की धरती, चंपारण सत्याग्रह 1917। राजकुमार शुक्ल गए थे बताने के लिए, जो कि किसान का नेता थे, याद रखिएगा। अगला 139, नालंदा विश्वविद्यालय किससे फेमस है? तो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय, कौन विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में किसकी पढ़ाई होती थी?
तो बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। किसका? बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय के जनक कौन है? संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक कौन है बताओ? इसका संस्थापक है कौन? इसका संस्थापक है कुमार गुप्त। कौन? कुमार गुप्त है। इसका संस्थापक कौन है? कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी थे जो उसको नष्ट कर दिया था, आग लगा दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को। बौद्ध धर्म की पढ़ाई होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक संबंधित थे मौर्य वंश से। अरे मौर्य वंश से संबंधित थे कौन? अशोक। आपको मालूम है कि अशोक के पिताजी कौन थे? अशोक के पिताजी कौन थे? आपको मालूम है? मौर्य वंश। आपको मालूम होना चाहिए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? बताओ। मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। लिखिएगा, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार था। तो चंद्रगुप्त का बेटा का नाम बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बेटा का नाम बिंदुसार था। अब बिंदुसार के बेटा का नाम अशोक था। तो बिंदुसार के बेटा का नाम कौन था? अशोक था। तो ये तीनों के तीनों किस वंश से? मौर्य वंश से संबंधित था। तीनों के तीनों कौन वंश? मौर्य वंश। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। और इसमें क्या क्या वंश दिया हुआ है बताइए ऑप्शन में? ऑप्शन में दिया हुआ है नंद वंश। तो नंद वंश के संस्थापक कौन है? एक था नंद वंश, एक कौन है? नंद वंश। तो नंद वंश के संस्थापक है महापदम नंद। तो नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापदम नंद। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो कहेंगे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है। चलिए अगला 141 नंबर। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर, जो कि कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। सोनपुर का मेला पशुओं का सबसे बड़ा मेला है एशिया का। 142 नंबर। मध्यकाल में बिहार के किस शहर को अजीमाबाद कहते थे? तो वो पटना को कहते थे। पटना को अजीमाबाद के नाम से जानते थे मध्यकाल में। पहले पटना का नाम था अजीमाबाद। पटना का नाम क्या था? अजीमाबाद। अब पटना से एक सवाल याद रखिएगा। पटना से एक सवाल याद रखिएगा कि पटना शहर कौन बसाया? ये जो पटना शहर है किसने बसाया? तो उसका नाम है उदाइन। उसका नाम है उदाइन। उसका नाम क्या है? उदाइन। तो पटना शहर कौन बसाया? उदाइन बसाया। पटना शहर कौन बसाया? उदाइन। अब पटना को मध्यकाल में अजीमाबाद कहते थे। कौन काल में? मध्यकाल में अजीमाबाद। अजीमाबाद बोलते थे, अजीमाबाद। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, अजीमाबाद। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य की प्रमुख प्राकृतिक आपदा क्या है? तो हम लोग बाढ़ से परेशान है। उत्तरी बिहार क्या है? बाढ़ से परेशान है। तो बिहार बाढ़ से परेशान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 144। बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को। आपको मालूम है कि बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार दिवस कब मनाते हैं बताइए? तो बिहार दिवस 22 मार्च को। और जल दिवस कहिया? तो जल दिवस भी 22 मार्च को मनाते हैं। जल दिवस भी 22 मार्च को मनाते हैं। अब पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं बताइए? पृथ्वी दिवस तो कहिएगा 22 अप्रैल को, एक महीना के बाद। कहेगा जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो कहिएगा 22 मई को।
22 मई को। और 14 सितंबर को कौन दिवस मनाते हैं? तो कहिएगा विश्व हिंदी दिवस। कौन दिवस? हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। तो 14 सितंबर को कौन दिवस? विश्व हिंदी दिवस। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भौगोलिक दृष्टि से बिहार राज्य स्थित है मैदानी में। बिहार में मैदान है, बिहार में पर्वत पठार तो है नहीं, तो मैदानी क्षेत्र है। तो बिहार मैदानी क्षेत्र में निवास करता है। 145 का 3 नंबर। आइए 146, बिहार में सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो बिहार में सबसे ज्यादा क्या भाषा बोलते हैं? तब भोजपुरी। बिहार में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी। अब भोजपुरी सबसे ज्यादा छपरा में। आगे बढ़िए, किस पर्व के लिए बिहार प्रसिद्ध है? तो वही छठ पूजा के लिए बिहार फेमस है। 148 नंबर। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में, अपना मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, देखो बिहार में अपना मुजफ्फरपुर में एक सोसाइटी है, इसका नाम है बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, जिसको संस्थापक कौन है? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का है, पहले बताओ। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी मुजफ्फरपुर में है। जिसको बनाया है कौन? तो उसको बनाने वाले कौन थे? तो सैयद इमदाद अली। सैयद इमदाद अली। ऑप्शन नंबर 3। 148 का ऑप्शन नंबर 3 है। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी कौन सी है? सैयद इमदाद अली। सैयद इमदाद अली। सैयद इमदाद अली। 149 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है? तो बिहार का अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड। बिहार का अंग्रेजी समाचार पत्र कौन है? द बिहार हेराल्ड। ये कैसा समाचार पत्र है? अंग्रेजी। कैसा है? अंग्रेजी है। लेकिन ये रोज नहीं छपता था, ये साप्ताहिक है, यानी एक सप्ताह पर आता था। ये साप्ताहिक पत्रिका है, पेपर है, द बिहार हेराल्ड, जो अंग्रेजी समाचार पत्र है। कैसा है? साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार आता था। लेकिन आपसे अगर पूछेगा कि हिंदी समाचार पत्र कौन, तो बिहार बंधु, ये अंग्रेजी है। अब बिहार बंधु कौन हो जाएगा? हिंदी। बिहार बंधु, तो ये हिंदी समाचार पत्र है। तो अंग्रेजी समाचार पत्र कौन? द बिहार हेराल्ड। और हिंदी वाला कौन? बिहार बंधु। बिहार बंधु। बिहार बंधु। बिहार बंधु। चलिए आगे बढ़िए। अगला 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 149 हो गया। 150, बिहार के निम्नलिखित नेता में से भारत रत्न मरणोपरांत पाया कौन, जिसे मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो वही जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, याद रखिएगा। 151, आइए, कौन बिहार के किसान नेता थे? तो बिहार के किसान नेता कौन थे? तो वो कार्यानंद शर्मा थे। कार्यानंद शर्मा एक किसान का नेता हुआ करते थे बिहार का, कार्यानंद शर्मा। 151 का 2 नंबर। 152, बिहार के कितने प्रतिशत विभाग पर अति सघन वन है? तो 0.35। 0.35। 153, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? आपको हम शुरू में बता दिए हैं कि सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का है, सबसे ज्यादा पटना का है। आइए 154, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है? बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है बताओ? तो कहिएगा गोपालगंज। गोपालगंज। गोपालगंज में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, सबसे ज्यादा। लेकिन कहेगा सबसे कम कहाँ है? तो कहिएगा कथी? मुंगेर। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर और सबसे ज्यादा लिंगानुपात गोपालगंज। सबसे कम मुंगेर, सबसे ज्यादा गोपालगंज में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो शिशु मृत्यु दर 38 गो है। बिहार में जिला का है वो 38। तो शिशु मृत्यु दर, शिशु मतलब बच्चा, बच्चा का मृत्यु दर कितना है? 38 गो है। तो 38 गो जिला, 38 गो मृत्यु दर, याद रखना है। बिहार में अंतर जातीय विवाह, बिहार में अंतर जातीय विवाह मतलब क्या होगा कि अपना जात से विवाह ना करके किसी दूसरे जात से अगर विवाह करते हैं, लव मैरिज करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं, तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 लाख रुपया पुरस्कार मिलेगा। अगर आप अंतर जातीय विवाह, अंतर जातीय विवाह का मतलब हुआ कि अपना जात से ना करके किसी दूसरे जात से शादी करना, ठीक है? तो आपको 1 लाख रुपया सरकार के द्वारा पुरस्कार मिलेगा, इनाम मिलेगा। कितना? 1 लाख। 157 आइए, बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड कौन है? बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड, तो योजना और विकास विभाग, योजना और विकास विभाग पहला ही आंसर हो जाएगा। तो 157 का हो गया। आइए 158 में, 158 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में नहीं है? तो मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में काटी में है, ये है मुजफ्फरपुर में, कहा है? काटी में। मुजफ्फरपुर में कहा? काटी। मुजफ्फरपुर में कहा है बताओ? मुजफ्फरपुर में थर्मल पावर का है तो काटी में है। मुजफ्फरपुर में काटी में है, मुजफ्फरपुर में काटी में है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? बरौनी। तो बरौनी में भी है ताप विद्युत केंद्र, बरौनी में भी ताप विद्युत केंद्र है। उसके बाद कहलगांव, कहलगांव में भी है, कहलगांव भी बिहार में है, लेकिन एगो औरैया लिखा हुआ है। एगो क्या लिखा है? औरैया। औरैया ताप विद्युत है लेकिन बिहार में ना है, यूपी में है। कहाँ है? औरैया का है, यूपी में है, याद रखिएगा। तो क्या पूछा था सवाल हमसे कि कौन बिहार में स्थित नहीं है? तो औरैया बिहार में स्थित नहीं है। औरैया कहाँ है? यूपी में है। औरैया कहाँ है? यूपी में है। चलिए अगला क्वेश्चन 159। 159 में बोला है कि बिहार के पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल मतलब घूमने का जगह, तो बिहार के पर्यटन स्थल के संबंध में कौन सही बोला? ऑप्शन पहला, ककोलत बिहार राज्य की प्रसिद्ध झरना है, बिल्कुल सही है। ककोलत जल झरना है। ककोलत क्या है? एक झरना है। ककोलत, ककोलत का है? झरना है जो कि नवादा में है। ककोलत का है? नवादा बिहार में है। ककोलत का है? नवादा बिहार में है। तो ककोलत झरना का है? नवादा जिला बिहार में पड़ेगा। ककोलत का है? बिहार में है, ये बिल्कुल सही है। भीम बांध, तो भीम बांध मुंगेर में है, बिल्कुल सही है। भीम बांध, भीम बांध कहां पड़ेगा? तो ये पड़ेगा मुंगेर में। और मुंगेर में बंदूक का फैक्ट्रियों है, बंदूक का क्या है? फैक्ट्री भी है। तो बंदूक का फैक्ट्री मुंगेर में पड़ेगा। तो भीम बांध मुंगेर में है, ये भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बिहार का करंडा, बिहार का एक करंडा कुंड है। कौन कुंड? करंडा कुंड, ये गौतम बुद्ध से संबंधित है, तो ये भी बिहार में है, ये भी सही हो जाएगा। अगला है बीरायतन एक जैन मंदिर है, बिल्कुल सही है। तो 159 का चारों सही है, चारों सही है, सब सही है, बिल्कुल सही है। तो 159 का इनमें से सभी सही है। 160 बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला कब होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। बिहार दिवस 22 मार्च को। तो 161 का सी ऑप्शन। 162 जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो पटना में है। पटना में जो हवाई अड्डा है, पटना में जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। पटना में जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? तो कहिएगा जय प्रकाश नारायण हवाई अड्डा। दिल्ली में कौन हवाई अड्डा है बताओ? दिल्ली वाला। अरे दिल्ली वाला कौन हवाई अड्डा है? तो कहिएगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा।
इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। तो दिल्ली में हवाई अड्डा का नाम है इंदिरा गांधी। अब पटना में है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए आगे बढ़ो। बोलिए अगला कैक सवाल पे हम लोग हैं 162 163 में आइए। 2001 से 2011 की जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि कितना है? तो बिहार का दशकीय वृद्धि कितना है बताइए? बिहार का दशकीय वृद्धि कितना है? तो बिहार का दशकीय वृद्धि 25.42% है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो बिहार में कुल संसदीय यानी 40 गो, बिहार में कुल संसदीय 40 गो, लोकसभा का सीट 40 गो। आगे बढ़ो। 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन थे? तो स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद थे। स्वामी सहजानंद। तो दरभंगा में किसान का नेता, दरभंगा में किसान का नेता स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। बिहार के दरभंगा में किसान का नेता स्वामी सहजानंद थे। तो 165 का आंसर 3 नंबर। 166 भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादन बिहार में, बिहार के मुजफ्फरपुर में। 167 निम्नलिखित स्थान में कौन सा स्थान है जो सूफी सर्किट का एक भाग है? अब पटना जिला में है। पटना जिला में है। कौन हो जाएगा? पटना जिला में कौन हो जाएगा भाई? तो सूफी सर्किट जो खानवाह मुजुबिया हो जाएगा। खानखा मुजुबिया, खानखा मुजुबिया, खानखा मुजुबिया हो जाएगा। सूफी सर्किट के लिए कौन है? खानखा मुजुबिया, खानखा मुजुबिया। 167 का 2 नंबर। 168 बिहार में कौन सा जिला है जो चाय के लिए फेमस है? तो चाय के लिए बोले थे ना किशनगंज। चाय के लिए हम आपको बहुत बार बोले हैं, किशनगंज का नाम याद रखिएगा। किशनगंज के बारे में और 2 बात याद रखना है। किशनगंज में चाय की खेती सबसे ज्यादा होता है पूरे बिहार में। चाय की खेती पूरे बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ? किशनगंज। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ? किशनगंज। तो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में। चाय की खेती कहाँ होता है? किशनगंज में। अगला बिहार में जिला कै गो? 169 सवाल पढ़ रहे हैं। बिहार में जिला कै गो? तो 38 गो। सही है। 170 आइए। मोतिहारी अमलेन खंड पाइपलाइन भारत एवं देश के मध्य पेट्रोलियम उत्पाद के व्यापार को सुलभ बनाती है। ऑप्शन है भूटान, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान। तो मोतिहारी नेपाल से सटा हुआ है। मोतिहारी नेपाल से सटा हुआ है तो भारत और नेपाल हो जाएगा। भारत और नेपाल हो जाएगा। 170। 171 आइए। बिहार दिवस 22 मार्च, जल्दी जल्दी निकालिए। बिहार दिवस 22 मार्च। 172 आइए। किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है? तो राजगीर में। राजगीर में गर्म जल के अनेक स्रोत है। और हम पहले वाला वीडियो में कवर किए हुए हैं कि राजगीर में कौन कौन गर्म कुंड है, मुंगेर में कौन कौन गर्म कुंड है। तो जो बच्चे बढ़िया से पढ़ना चाह रहे हैं तो पहले का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम राजगीर में कौन कौन गर्म कुंड पढ़ाए हुए हैं और मुंगेर में कौन कौन पढ़ाए हुए हैं। तो ताकि हम समय खराब ना करते हुए पढ़ा दिए हुए हैं, आप पीछे देख लीजिएगा वीडियो में। हमारा ही क्लास है, पीछे हम डिटेल पढ़ा चुके हैं। तो चलिए इसका आंसर राजगीर हो जाएगा। आगे निकलते तेजी में। ककोलत अभी ना बताएं, ककोलत नवादा जिला, ककोलत की झरना नवादा जिला, नवादा में। आगे 174 बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? जयप्रकाश नारायण। 175 बिहार के राजकुमार शुक्ल खबरों में थे, क्यों? क्योंकि सरकार ने उनकी याद में डाक टिकट जारी किया था। अरे राजकुमार शुक्ल का नाम आपको पता है? राजकुमार शुक्ल जो कि चंपारण के किसान का नेता है।
चंपारण के किसान का नेता है कौन? राजकुमार, राजकुमार शुक्ल। यही राजकुमार शुक्ल है जो गांधी जी को बुलाने के लिए लखनऊ अधिवेशन 1916 में गए हुए थे। तो राजकुमार शुक्ल के यादगार में जो हमारी सरकार थी ना, वो डाक टिकट जारी किया था। डाक टिकट समझते हैं ना? अरे कोई भी चीज कुरियर करते हो तो ऊपर डाक का टिकट लगता है कि नहीं? तो वही डाक टिकट जारी किया था हमारा सरकार, बिहार सरकार, राजकुमार के याद में, जो कि चंपारण के नेता है, किसान का नेता है। आगे बढ़िए। बिहार राज्य का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? पहला हिंदी और दूसरा उर्दू। 177 बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ है? बरौनी। तेल का कारखाना कहाँ है? बरौनी। 178 बिहार देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। देखिए वो देश है नेपाल, नेपाल से हम लोग का बाउंड्री टच करता है। 179 मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ कथी होता है? तो बौद्ध मठ। बिहार शब्द का जो ओरिजिनल में अर्थ होता है ना, वो बौद्ध मठ होता है। 180 आइए, बिहार की पुरुष साक्षरता कितनी है? अरे भाई, बिहार की कुल साक्षरता कितना है? 61। याद रखिएगा, अपना बिहार का जो कुल साक्षरता है वो 61 है। बिहार का कुल साक्षरता 61 है। अगर पुरुष कहेगा ना तो 71 कर दीजिएगा, 10 बढ़ा के। अब महिला कहेगा तो 10 घटा के 51%। याद रखना, टोटल कितना? 61। टोटल 61। खाली पुरुष कहेगा तो 71%, अब महिला कहेगा तो 51%। याद कैसे रहेगा? तो कुल 61 है ना, तो पुरुष 10 ज्यादा रहेगा और महिला 10 कम रहेगी। याद रखना। आगे 181 निम्न में से कौन जलाशय झील बिहार में अवस्थित नहीं है? तो सरैया मान, लक्ष्मी सागर, कांवर, सांभर। तो कौन हो जाएगा? बताओ जल्दी, कौन हो जाएगा? इसका आंसर कौन होगा? जो कौन सा जलाशय है जो बिहार में अवस्थित नहीं है? तो 181 का आंसर ये देखना पड़ेगा हमको। 181 का 4 आंसर हो जाएगा, यानी कि सांभर। तो सरैया मान बिहार में है, लक्ष्मी सागर बिहार में है, कांवर बिहार में है, लेकिन सांभर बिहार में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के रोहतास एवं कैमूर में पाई जाने वाली चट्टान बिंद समूह की चट्टान है। कौन समूह? बिंद समूह की चट्टान है। 182 का 3 आंसर हो जाएगा। हाँ, 182 का 3 बिंद समूह की चट्टान हो जाएगा। अगला, बिहार का प्रचलित लोक नृत्य जो पुरुष द्वारा युद्ध कला के प्रदर्शन में किया जाता है वो छऊ। युद्ध कला के जब युद्ध होगा तो वो वाली प्रदर्शन किया जाता है छऊ। तो बिहार पुरुषों के द्वारा होगा छऊ। छऊ नृत्य होता है जो कि बिहार में पुरुषों के द्वारा युद्ध के समय में किया जाता है। अगला 184 बिहार राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन नहीं रहे? देखो, बिहार के कुलाधिपति कौन होता है? जो यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है ना, वो राज्यपाल होता है। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो होता है उसका हेड कौन होता है? तो उसका हेड होता है राज्यपाल। तो सत्यपाल मलिक राज्यपाल रहे हुए हैं तो वो हेड रहे होंगे। RN गोविंद रहे हुए हैं। फागू चौहान राज्यपाल थे, लेकिन ऋषिकेश सेनापति कभी भी राज्यपाल नहीं थे। ऋषिकेश सेनापति कभी भी राज्यपाल नहीं थे, तो वो विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं रहे होंगे। तो उसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा, ऋषिकेश सेनापति। 185 नंबर बिहार विधानसभा और विधान परिषद की सीट पूछा है। तो बिहार विधानसभा का सीट क्या है? तो बिहार में विधानसभा 243 को। बिहार में विधानसभा का है तो विधानसभा 243 को।
अब विधान परिषद करेंगे तो विधान परिषद हो जाएगा 75 गो। विधान परिषद हो जाएगा 75 गो। मारा तो का कुत्ता अभी पढ़ाई हो ऑनलाइन। हाँ अभी पढ़ाई ऑनलाइन ऑनलाइन ठीक है राजू जाइए पढ़ाई हो। तो चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, फटाफट निकालिए। विधानसभा का सीट 243 और विधान परिषद का 75, तो 185 का आंसर मारिए। 185 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विधानसभा 243 और विधान परिषद 75। 186 बिहार में कौन जलप्रपात नहीं है? तो हुंडू, धुआंकुंड, ककोलत, मंझर। तो ककोलत तो है बिहार में, धुआंकुंड, हुंडू। 186 का आंसर क्या होगा? 1 नंबर हुंडू। तो 186 का हुंडू जलप्रपात बिहार में नहीं है। तो धुआंकुंड है, मंझर कुंड है, ककोलत तो नवादा में है। और धुआंकुंड और मंझर जो है ना, धुआंकुंड और मंझर बिहार में कहां पड़ेगा? आपको रोहतास में पड़ेगा। लिख लीजिएगा धुआंकुंड और मंझर। धुआं देखिएगा धुआंकुंड, धुआंकुंड एगो मंझर कुंड, एगो मंझर, एगो कथी है? मंझर कुंड। तो ये दोनों के दोनों कहां पड़ेगा? रोहतास में। रोहतास तो बिहार में ना पड़ेगा। एगो नवादा है ककोलत, तो वो भी बिहार में है, लेकिन हुंडू अपना बिहार में नहीं है, किसी अन्य राज्य में है। 187 कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर है? आपको मालूम है कि बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। जैसे ये मान लो बिहार है, ये क्या है? बिहार है। तो पूरब में पश्चिम बंगाल है। पूरब में कौन है? पश्चिम बंगाल है। दक्षिण में कथी है? तो झारखंड है। दक्षिण में कौन है? झारखंड। पश्चिम में कौन है? तो उत्तर प्रदेश यूपी। और उत्तर में कौन है? तो नेपाल। उत्तर में कौन है? नेपाल।